ये कहानी है सोनम की। सोनम जो काशीपुर की रहने वाली थी। सोनम नैन नाक्ष और सुंदरता में पूरे गांव में सबसे सुंदर थी। सोनम की सुंदरता को देखकर उसे काफी रिश्ते भी आते थे, पर उसकी मां की वजह से वह रिश्ते अक्सर टूट जाया करते थे। दरअसल सोनम की मां सौतेली थी। सोनम की अपनी सगी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिस वजह से सोनम के पिता ने राधिका नामक लड़की से दूसरी शादी कर ली और उससे उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम सुमन था। सोनम सुमन से बहुत प्यार करती थी। कहने को तो वह दोनों बहनें सौतेली थी, पर उन दोनों बहनों में बिल्कुल सगी बहनों जैसा प्यार था। ऐसे ही समय बीतता गया और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन अचानक दिल की बीमारी की वजह से सोनम के पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे सोनम बिल्कुल टूट सी जाती है। उस वक्त एक सुमन ही थी जिसने सोनम को सहारा दिया और वक्त के साथ साथ उनके जख्म भी धीरे धीरे भरते गए। पिता की मृत्यु के बाद अब घर में सुमन के अलावा सोनम का अपना कोई नहीं था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ अक्सर ही सोनम के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। वह सोनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सोनम के पिता राकेश के जाने के बाद तो वह सोनम पर बहुत जुल्म करती थी। दिन रात सोनम से सारे घर का काम करवाया करती थी और अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से रखती थी। कभी कभी सुमन इस बात का विरोध करती थी तो उसकी माँ उसे डांट लगा दिया करती थी। बेचारी सुमन माँ की फटकार के आगे कुछ नहीं बोल पाती थी। ओ सोनम कहाँ मर गई? जी माँ अभी आई। ओ महारानी, अभी तक मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई? माँ वो मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी, बस अभी यहाँ की भी सफाई कर देती हूँ। तुझे मैंने कितनी बार बोला है, सबसे पहले मेरे रूम की सफाई किया कर, बाद में बाकी का काम। ठीक है माँ, मैं बस अभी कर देती हूँ, आप बस मुझे कुछ मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी कर। और सफाई हो जाए तो जाकर मेरे और सुमन के सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, वह धोकर छत पर डालना है। ठीक है माँ, मैं धोकर डाल दूँ। माँ मैंने सारे कपड़े धोकर छत पर डाल दिए हैं, क्या मैं अब खाना खाने जाऊँ? नहीं अभी नहीं, पहले जाकर लाला की दुकान से राशन का सारा सामान लेकर आ, इसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। माँ आप मुझे दे दीजिए पैसे, मैं लाला की दुकान से राशन ले आती हूँ। सुमन तू बीच में मत पड़, तू जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू घर के काम करे। अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? जाकर जल्दी से लाला की दुकान से राशन लेकर आ, और हाँ पर्ची पर एक एक सामान का हिसाब लिखवा कर लाइयो। सोनम सामान लेने के लिए लाला की दुकान पर पहुंच जाती है। लाला जी मुझे 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 3 किलो आटा दे दो। सोनम लाला की दुकान से सामान ले ही रही थी कि तभी वहाँ पर गांव का सेठ मूलचंद पहुँच जाता है। अरे सोनम तुम यहाँ? हाँ सेठ जी, बस माँ ने कुछ राशन का सामान मंगाया है, वही लेने आई हूँ। अरे लाला भाई कितना हिसाब हुआ है सोनम का? सेठ जी 200 रुपए हुए हैं। ठीक है तो 200 रुपए मेरे खाते में लिखवा देना, मैं इन सामान के पैसे भर दूंगा। नहीं सेठ जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ ने पैसे दिए हैं मुझे। लाला जी आप ये लीजिए पैसे, इसमें से 200 रुपए काट लीजिए। सेठ मूलचंद बहुत ही चालाक और लालची इंसान था। उसकी हमेशा से ही सोनम पर नजर रहती थी। वह सोनम से शादी करना चाहता था और किसी न किसी बहाने से सोनम से बात करने की कोशिश किया करता था। सोनम लाला को पैसे देकर घर वापस आ जाती है। मूलचंद का मकसद था किसी भी तरह से सोनम को पाना चाहता था, इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक दिन सेठ मूलचंद सोनम के घर आता है। नमस्ते राधिका जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते सेठ जी, आइए बैठिए, क्या बात है? आपका यूँ अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? हमसे कोई भूल हुई है क्या? अरे नहीं राधिका जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि मैं तो आपसे कुछ और ही बात करने आया हूँ। दरअसल मैं आपकी बड़ी बेटी के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। क्या हुआ? अब उसने क्या किया? हे भगवान, ये लड़की कहीं भी जाती है तो कुछ ना कुछ जरूर करके आती है। मैं तो इससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ।
अरे नहीं नहीं राधिका जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वह आपकी बड़ी बेटी सोनम बहुत सुंदर और सुशील है। मैं चाहता हूँ कि आप उसका रिश्ता मुझसे तय कर दें, बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। पैसों का नाम सुनकर तो राधिका की आंखों के आगे लालच की पट्टी छा जाती है। कितना धन देंगे आप? जितना आप चाहे उतना, बस सोनम को मेरे हवाले कर दीजिए। अरे वाह, क्या बात है। चलो, ये लड़की मेरे कोई तो काम आई। अब मैं सेठ मूलचंद से खूब सारे पैसे ऐंठ लूंगी। लगता है ये सेठ सोनम की खूबसूरती पर पागल हो गया है। ठीक है सेठ जी, सोनम का रिश्ता आपसे तय है। ये बात सोनम और सुमन दूसरे कमरे से सुन लेती है। सेठ मूलचंद के जाने के बाद सुमन गुस्से में अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप दीदी का रिश्ता उनसे बिना पूछे कैसे कर सकती है? वो भी एक ऐसे इंसान से जो दीदी से उम्र में कितना बड़ा है। वह सेठ हमारे पिताजी की उम्र का है और आप उससे दीदी का रिश्ता कर रही है। माँ, आप ये कैसे कर सकती हैं? राधिका सोनम और सुमन के सामने मजबूर होने का दिखावा करती है और कहती है, सेठ मूलचंद सोनम से शादी करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है। तुझे तो पता है ना बेटा कि तेरे पिताजी तो रहे नहीं, तुम दोनों बहनों का खर्चा अकेले मेरे ऊपर आ गया है। सोनम की शादी तो मैं जैसे तैसे कुछ बचे पैसे से कर लूंगी जो तेरे पिताजी ने बचाए थे, लेकिन इसके बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे में मैं तेरी शादी कैसे करूंगी? तू ही सोच सोनम, मैं सुमन की शादी कैसे करूंगी? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मैंने तेरी शादी के पीछे तेरी छोटी बहन का थोड़ा सा स्वार्थ देख लिया तो इसमें बुरा क्या है? अब तू ही बता सोनम, आखिर मेरे पास कुछ पैसे होंगे तभी तो मैं आगे चलकर सुमन की शादी कर पाऊंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाकर कमाऊंगी और सुमन की शादी के लिए पैसे भी जमा कर लूंगी। माँ, मुझे उस मूलचंद से शादी नहीं करनी। वो अच्छा इंसान नहीं है। वो हमेशा मुझे गंदी नजरों से देखता है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। देख सोनम, शादी तो तुझे मूलचंद से ही करनी पड़ेगी और तेरे में भला ऐसा है ही क्या जो तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी और मुझे इस बारे में तुम दोनों से कोई बहस नहीं करनी। सोनम और सुमन माँ के लिए हुए इस निर्णय से बहुत दुखी थी। सोनम किसी भी हालत में मूलचंद से शादी नहीं करना चाहती थी। इसके लिए सोनम और सुमन ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन से सोनम सेठ मूलचंद के घर जाती है। मूलचंद सोनम को अपने घर देख बहुत हैरान होता है। अरे सोनम जी, कैसे आना हुआ आपका इस गरीब के घर? आइए बैठिए, हम आपकी खातिरदारी के लिए कुछ लेकर आते हैं। नहीं मूलचंद जी, मैं आपके घर कुछ खाने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे अपनी माँ से पता चला है कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तो आपको अपने पिता की समान समझती थी, पर मुझे अभी पता चला कि आप तो मुझे किसी और ही नजरों से देखते हैं। लेकिन अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अजी, तुम्हारे लिए तो हर शर्त मंजूर है। बोलिए, क्या शर्त है तुम्हारी? अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करूं तो आपको मुझे एक विशेष हार देना होगा जो गांव के बड़े मंदिर में रखा हुआ है। वह हार बहुत ही कीमती और अनमोल है। अगर वह हार आप मुझे लाकर दे दे तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें वह हार ही क्यों चाहिए? तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, मैं तुम्हें ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से भर दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे वही हार चाहिए। मेरा सपना था कि मैं एक बार उस हार को अपने गले में पहनूं। क्या आप मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो समझो वह हार तुम्हारा हुआ। मैं जल्द ही उस हार को तुम्हें ला कर दूंगा। मुझे 2 दिन का समय दो। सेठ मूलचंद के घर से निकलकर सोनम सीधा सरपंच जी के पास जाती है और सरपंच जी को मंदिर में 2 दिन बाद होने वाली चोरी की खबर देती है। सोनम, तुम्हारी खबर पक्की है ना कि 2 दिन बाद मंदिर में भगवान शिव जी के विशेष हार की ही चोरी होने वाली है? हाँ सरपंच जी, पूरी पक्की खबर है। 2 दिन बाद उस मंदिर में हार की चोरी होगी। मैंने कुछ बदमाशों को ये बात करते हुए सुना था। ठीक है सोनम, अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, आगे का सब काम मैं संभाल लूंगा। सोनम घर चली जाती है और 2 दिन बाद अमावस की रात को सेठ मूलचंद चोरी से मंदिर में घुस जाता है और मंदिर से हार चुराने की कोशिश करता है। मंदिर में पहले से सरपंच जी के साथ उनके कुछ आदमी छुपे हुए थे। जैसे ही सेठ मूलचंद हार चोरी करता है, सरपंच जी के आदमी उस मूलचंद को हार चोरी करते वक्त पकड़ लेते हैं। मूलचंद, तुम हो भगवान शिव के इस पवित्र हार की चोरी करने वाले बदमाश। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मंदिर में से भगवान के हार को चोरी करने की हिम्मत करी। तुम्हें तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि कोई भी कभी दोबारा इस मंदिर में चोरी करने की जरूरत ना कर सके। जमींदार मूलचंद को गिरफ्तार करवा देता है।
आखिरकार मूलचंद के लालच और बेईमानी का अंत हुआ। उधर दूसरी तरफ सोनम की सौतेली माँ उसको ढूंढती है, मगर सोनम घर में कहीं नहीं मिलती। अरे ये लड़की कहाँ चली गई, कहीं भाग तो नहीं गई? मेरे तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अगर ये लड़की भाग गई तो। राधिका बड़बड़ा ही रही थी, तभी उसकी नजर घर आ रही सोनम पर पड़ती है। अरे सोनम बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से परेशान हो रही थी, कम से कम बताकर तो जाना चाहिए था ना। यह माँ को अचानक से क्या हो गया? माँ ने आज तक तो मुझसे कभी इतने प्यार से बात नहीं की, फिर आज अचानक से यह चमत्कार कैसे हुआ? वह माँ, बात यह है कि सोनम राधिका को सारी बात बताती है कि किस तरह उसने सेठ मूलचंद को सबक सिखाया और उसे जेल की हवा खिलाई। हे भगवान, आज इसने उस मूलचंद को जेल में भेज दिया। कल कहीं अगर इसने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन कर दी कि मैं इसकी शादी उस अधेड़ उम्र के मूलचंद से जबरदस्ती करवा रही थी, तो भगवान जाने मेरा क्या हाल होगा। राधिका सोनम के सामने खुश होने का दिखावा करती है। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। मैं तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन वो तो बहुत बड़ा चोर निकला। मेरी सोनम बिटिया तो बाल बाल बच गई उस चोर मूलचंद से। अच्छा बेटा, अब तू अपने कमरे में आराम कर ले, थक गई होगी ना। सोनम अपने कमरे में चली जाती है। इस लड़की ने तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। इतना अच्छा खासा पैसा हाथ में आ रहा था और इस लड़की की वजह से अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी भरपाई मैं इस लड़की से जरूर करूंगी। इतने ही देर में गांव के जमींदार अपने लड़के के साथ सोनम के घर पर आते हैं। जमींदार जी, आपका कैसे आना हुआ? मैं तो बस ये कहने आया था कि आपकी सोनम बिटिया हमें बहुत पसंद आई है। मैं अपने बेटे रोहन का रिश्ता तुम्हारी बिटिया सोनम से करना चाहता हूँ। राधिका जी बहुत ही समझदार बिटिया हैं। तुम्हारी सोनम ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से भगवान शिव जी का बहुत ही अनमोल हार चोरी होने से बचा लिया। राधिका जी, आप तो अब बस ये बताए कि आपको हमारा बेटा पसंद तो आया ना? राधिका को ना चाहते हुए भी जमींदार साहब के सामने खुश होने का दिखावा करना पड़ता है। आप कैसी बात कर रहे हो जमींदार साहब? भला छोटे साहब जी में अब कोई क्या कमी निकाल सकता है? आखिर आप उनके पिता हैं और गांव के लोग भी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। हमारे सोनम बिटिया ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, जो इस जन्म में उसके लिए इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। अच्छा तो राधिका जी, जरा सोनम बिटिया को भी बुला दीजिए। एक बार रोहन और सोनम एक दूसरे को पसंद कर ले तो हम बात पक्की करें। सोनम को बुलाया जाता है और रोहन सोनम दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते। बस फिर क्या था, थोड़े ही दिनों में रोहन और सोनम की शादी हो जाती है और सोनम खुशी खुशी रोहन के साथ अपना जीवन जीने लगती है।